हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है आज का भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था, तो उसको पारित करने की क्या वजह थी, इस अधिनियम को बनाने की क्या वजह थी, उससे संबंधित हम कुछ एक दो पॉइंट आपको बता देते हैं। हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें अंग्रेजों को भारतीय लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ी, भारतीय सेना की जरूरत पड़ी। जो भारत में जो भारत की सेना थी उसकी उनको जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से और जो दूसरे नेता हैं उन सब लोगों से उन्होंने बोला था कि आप हमारा इसमें सहयोग करोगे और आप हमारा इसमें सहयोग करो तो हम आपको जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो कुछ नए प्रावधान लेकर के आएंगे, एक नया सुधार हम भारत में करेंगे। तो उसी से संबंधित जब विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था और उसमें जो अंग्रेज जिस तरफ से लड़ रहे थे उस तरफ की जीत होने वाला निश्चित हो गई थी, तो उससे संबंधित जो भारत के उस समय जो राज्य सचिव थे उनका नाम था लॉर्ड मांटेग्यू। क्या नाम था उनका? लॉर्ड मांटेग्यू। उन्होंने 17 अगस्त 1917 को इस अधिनियम से संबंधित इस अधिनियम को बनाने के लिए एक घोषणा की थी। उसी को क्या बोलते हैं? अगस्त घोषणा। उसको किस नाम से आना था? अगस्त घोषणा। तो क्या हुआ था, उन्होंने घोषणा की कि हम भारत के लिए नए प्रावधान लेकर के आएंगे। उस समय जो भारत के जो सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे, उनका नाम था लॉर्ड मांटेग्यू, और जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था चेम्सफोर्ड। तो उन दोनों के नाम के आधार पर इसको क्या बोला जाता? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये जो वो बोल रहे थे कि हम प्रावधान लेकर के आएंगे, तो उन प्रावधानों से संबंधित जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1918 में। 1918 में मांटेग्यू ने एक रिपोर्ट प्रेषित की थी जिसको मांटेग्यू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मांटेग्यू रिपोर्ट 1918, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट में जो उन्होंने बातें कही थी उसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया और उसको लागू कब किया गया था? 1921 में। उसको लागू कब किया गया था? 1921 में। तो उन्होंने इसमें क्या क्या प्रावधान किए थे वो हम अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, आंशिक रूप से प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना कि भारत में प्रांतों के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना से संबंधित प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने किया था? तो वो था हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 या मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ठीक है। दूसरा क्या था? अगला पॉइंट है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। जो केंद्र में जो सरकार चलती थी उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। एक था राज्य सचिव, उसको बोलते थे निम्न सदन, और एक थी विधानसभा। जैसे अपनी आजकल लोकसभा और राज्यसभा है, निम्न सदन को क्या बोलते हैं? लोकसभा, और उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा। तो जो आज की लोकसभा है उसको क्या नाम दिया गया? राज्य परिषद, और जो आज की राज्यसभा है उसको नाम दिया गया विधान सभा। जो राज्य परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 वर्ष। जो सदस्यों की जो संख्या थी 60। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। और जो उसके प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का था। और जो विधानसभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144। और उसके सदस्यों का जो कार्यकाल की अवधि थी वो कितनी थी? 3 वर्ष, ठीक है। ये चीज आप, ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना कि केंद्र में, यहाँ प्रांत मत करना, ये जो द्विसदनात्मक प्रणाली जो लागू की गई है वो किस में की गई है? केंद्र में, ठीक है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को अलग अलग किया गया। मतलब उन्होंने 2 सूची बनाई, एक सूची में केंद्रीय विषय रखे गए और दूसरी सूची में प्रांतीय विषय रखे गए। जो प्रांतों से संबंधित, जो जिन विषयों के लिए प्रांतों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिन विषयों पर प्रांतों का अधिकार दिया गया था उनको प्रांतीय विषय में रखा गया, और जिन विषयों पर केंद्र को अधिकार दिया गया उनको केंद्रीय सूची में रखा गया, ठीक है। इसमें ये केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को
बनाया गया। ठीक है, उनकी अलग अलग दोनों की सूची बनाई, दोनों को अपनी सूची विषय पर विधि बनाने का अधिकार दिया। केंद्र विषय सूची थी, उस पर केंद्र को विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार था। जो राज्य सूची थी उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस प्रकार प्रांतों से केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। अब देखो, उन्होंने प्रांतों के लिए अलग सूची बना दी, केंद्र के लिए अलग सूची बना दी, प्रांतों को कुछ अधिकार मिल गए। तो इसमें ये लिखा हुआ है, इस प्रकार प्रांतों से केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटकर, जो प्रांतीय विषय थे, जो राज्य सूची थी उसमें जो विषय थे, उन विषयों को भी दो भागों में उन्होंने बांट दिया। जब उन विषयों को दो भागों में बांट दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। जो प्रांतों में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया उसका क्या मतलब है, ये आप नीचे पढ़ते हैं। इसमें क्या था, जो दो विषय बांटे थे उन्होंने, जो राज्य सूची थी जो उसमें बातें कही गई थी, जो उसमें विषय थे, उनको दो भागों में बांटा गया। एक था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे उसमें क्या था, राजस्व, न्याय, वित्त आदि से संबंधित जो विषय थे, राजस्व, न्याय, वित्त और इससे और भी कुछ पॉइंट थे, तो इनसे संबंधित जो विषय थे उनको आरक्षित विषय में रखा गया। ये याद रखना, आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त आदि से संबंधित विषयों को रखा गया। इनका शासन गवर्नर अपनी विधान परिषद, गवर्नर कहाँ रहता था, प्रांतों में, प्रांतों में कौन रहता था, गवर्नर। जो आरक्षित विषय थे उनका शासन गवर्नर अपनी विधान परिषद सदस्यों की सलाह से करता था, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं। ये जो विधान परिषद के सदस्यों की जो उसके लिए एक अलग से जो व्यवस्था की गई थी, क्या होता था, गवर्नर राज्य करता था, विधान परिषद बनी हुई थी, उसमें से कुछ लोगों को निकाल के, जैसे आजकल जो प्रधानमंत्री है उसका एक कैबिनेट होता है ना, अलग जो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों में से कुछ सदस्यों को निकालकर कैबिनेट बनाई जाती है। तो कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, वही चीज इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, जो आरक्षित विषय थे इनका शासन गवर्नर अपनी विधान परिषद सदस्यों की सलाह से करता था। और ये जो परिषद के जो सदस्य थे ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ये जो विषय से संबंधित जो कानून बनाता था इनको विधान परिषद में कोई जवाबदेही नहीं थी। ठीक है ना। और ये जो विषय थे, इन विषयों में जो भारत का राज्य सचिव था और जो भारत का वायसराय था वो हस्तक्षेप कर सकते थे। भारत का राज्य सचिव और भारत का वायसराय आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे। ठीक है। और दूसरा जो विषय बांटा गया, दूसरा भाग था हस्तांतरित विषय। जो हस्तांतरित विषय था उसमें क्या क्या दिया गया था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, इससे संबंधित जो प्रावधान जो दिए थे वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत दे दिए गए थे। और जो हस्तांतरित विषय था इनका शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ये जो हस्तांतरित विषय थे इनसे संबंधित जो कानून, जो विधि बनते थे, इनसे संबंधित जो उनको विभाग दिए गए थे, जो काम दिए गए थे, उनका शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, ये जो ऊपर वाले थे आरक्षित विषय से संबंधित, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन ये जो इन संबंधित जो प्रावधान होते थे उनके लिए विधान परिषद में जवाब देना पड़ता था। कोई सदस्य अगर प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर इसकी जो कैबिनेट थी मंत्रियों की उनको देना पड़ता था। और इसमें लिखा है हस्तक्षेप नहीं, इसका मतलब है जो भारत का राज्य सचिव था और भारत का वायसराय था, हस्तांतरित विषय से संबंधित जो भी प्रावधान किए जाते थे, जो भी नियम कानून बनाए थे, उनमें हस्तक्षेप नहीं करता था। इन विषयों से संबंधित जो शासन होता था उसके लिए किन चीजों की जरूरत है, गवर्नर को क्या क्या चाहिए, वो चीज कहाँ से लाएगा, वो अपने तरीके से उन सब चीजों को हैंडल करता था, अपने सोर्स इकट्ठे करता था उन प्रशासन की पूर्तियों के लिए। तो उसमें जो
भारतीय राज्य सचिव था और वायसराय था, वो हस्तक्षेप नहीं करता था। गवर्नर जैसे चाहे उस काम को अपने तरीके से संभाल सकता है। लेकिन जो आरक्षित विषय थे उसमें गवर्नर के ऊपर भारतीय राज्य सचिव और वायसराय हस्तक्षेप कर सकते थे, उसकी जो वो कुछ बना रहा था उसको रोक सकते थे। ठीक है, इसमें एक प्रावधान और किया गया, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ला भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जो हमारा 1909 का जो अधिनियम था उसमें केवल मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, लेकिन इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ला भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा। इसमें अगला है, लंदन में भारत उच्चायुक्त का कार्यालय सृजित किया गया। इससे पहले लंदन में जो भारत का राज्य सचिव था, भारतीय राज्य सचिव, वो सारे काम संभालता था, लेकिन उसके काम को कुछ हल्का करने के लिए, कुछ कम करने के लिए लंदन में भारत उच्चायुक्त का एक नया पद बनाया गया, उसके लिए अलग कार्यालय बनाया गया। ठीक है, क्या नाम था? भारत उच्चायुक्त का कार्यालय सृजित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, केंद्रीय बजट राज्य बजट से अलग किया गया। जो केंद्रीय बजट था उसको राज्य बजट से अलग किया गया। इसका मतलब क्या? केंद्र के लिए अलग बजट आता था और राज्यों के लिए अलग बजट आता था। इससे पहले क्या था? सबके लिए एक ही बजट आता था, लेकिन इसमें राज्यों का बजट अलग कर दिया और केंद्र का बजट अलग कर दिया। और क्या? लोक सेवा आयोग गठन प्रावधान, और इसी के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कि भारत के लिए कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और इसी के आधार पर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? सन 1926 में। किसके आधार पर? भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर। अगला है वैधानिक आयोग गठन। इसमें यह भी क्या बोला गया कि भारत में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, और जो वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा वो 10 वर्ष तक, जो क्या था ना, उसको जो अपनी रिपोर्ट प्रेषित करनी थी वो 10 वर्ष तक, 10 वर्ष बाद रिपोर्ट प्रेषित करनी। भारत के लिए वैधानिक आयोग गठन किया जाएगा, वो 10 वर्ष तक भारत में जांच करेगा, भारत में वैधानिक रूप से क्या क्या परिवर्तन किए जाएं, किन किन चीजों की जरूरत है, वो 10 वर्ष तक उसकी जांच करेगा। उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है? वैधानिक आयोग के गठन की बात कही गई, जो 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा। और इसी के आधार पर सन 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। जो साइमन कमीशन था वो था एक वैधानिक आयोग। वो क्या था? एक वैधानिक आयोग, लेकिन जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? साइमन। और तो उन्हीं के आधार पर इनको नाम दिया गया साइमन कमीशन। ठीक है, ये क्या था? वैधानिक आयोग था, लेकिन इनके अध्यक्ष थे वो साइमन थे। उन्हीं के आधार पर ये जो वैधानिक आयोग था उसका नाम साइमन कमीशन 1927 रखा गया। ठीक है, इसमें क्या है? संपत्ति कर या शिक्षा आधार पर सीमित मताधिकार। भारत में क्या बोला गया? ये जो प्रांतीय जो सदस्यों की जो निर्वाचन होता था उसमें कुछ सीमित मताधिकार थे, मतलब पूरे भारत के लोग उनके लिए वोट नहीं देते थे, कुछ लोग ही वोट देते थे। वो किसे? इसमें क्या क्या? संपत्ति, जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति, जो ज्यादा शिक्षित थे, जो ज्यादा कर देते थे, बोले संपत्ति कर या शिक्षा आधार पर सीमित मताधिकार का प्रावधान किया गया। इससे मतदाताओं में मत देने की व्यवहारिक समझ हुई। इससे क्या हुआ? कुछ लोग ही मत देते थे, लेकिन उनमें समझ आई, उनको देखकर और लोगों में जागरूकता आई कि मत देना भी हमारा एक मताधिकार हो सकता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया संपत्ति कर या शिक्षा आधार पर सीमित मताधिकार का प्रावधान किया गया। इससे मतदाताओं में मत देने की व्यवहारिक समझ उत्पन्न हुई। ठीक है, हमारे अधिनियम में, हमारे इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं ये आपके काम जरूर आएंगे। आपके एग्जाम में भी इसमें से कोई पॉइंट आ सकता है, तो इसमें आपको ये वाली पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने।
आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय और द्विसदनात्मक केंद्र में प्रांत में द्वैध शासन, इनके लिए अलग वैधानिक आयोग, कमीशन आयोग, ये कुछ चीजें हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें हमारे वीडियो को और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या कमी लग रही है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शेयर करके हमारी मदद करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपकी मदद से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।